नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अब भी कटघरे में ईवीएम। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, किसी को बहुमत नहीं मिला। लगा चंद्रबाबू नायडू गए या नीतीश गए तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इंडिया ब्लॉक में भी खुशी की लहर दौड़ गई, उम्मीदें बनने लगी क्योंकि नीतीश पर भरोसा था कि वो यहाँ वहां हो सकते हैं। गुंजाइश दिख रही थी। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की जीत हुई। यूपी में सपा के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं होने लगी। सब अपनी जीत एंजॉय कर रहे थे कि अचानक फिर से ईवीएम का जुन्न बाहर आ गया। महाराष्ट्र से मामला सामने आया कि ओटीपी से ईवीएम खुल रही है। विवाद बढ़ा तो टेस्ला कार कंपनी के ओनर एलन मस्क ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी, अखिलेश सब ने आरोप लगा दिया और फिर ईवीएम बेवफा हो गई, हर बार की तरह। अखिलेश ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। वहीं एलन मस्क के एक्स पोस्ट को देखें तो वो लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव या एआई द्वारा इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के जो एक्स पोस्ट है उसको रीपोस्ट किया और अखबार का हवाला देकर बताया कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, काला डब्बा, और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। ये उनके ट्वीट के हवाले से बता रही हूं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इधर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोप जो महाराष्ट्र से उठे उसके बाद जो ट्वीट पर चले उन सबको खारिज किया और कहा कि ईवीएम को खारिज करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता या उसे खोलने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। अब सवाल ये है कि टाइमिंग जो तरीके से आ रही हैं कि नतीजे आए 4 तारीख को, उसके बाद 17 तारीख 16 तारीख तक आते आते ईवीएम फिर बेवफा हो गई। तो नतीजे तो आए, नतीजों के बाद जश्न मनाया गया। जनता ने बीजेपी को नकार दिया। अयोध्या में भी बीजेपी की हार हो गई। सपा ने करिश्मा कर दिया, 37 सीटें जीती और फिर ईवीएम की याद सताने लगी। सवाल तो यह भी है कि क्या एआई ईवीएम हैक कर सकता है? तकनीक के जमाने में जहां बहुत कुछ नामुमकिन मुमकिन हो चला है, वहां ईवीएम कितनी निष्पक्ष और सुरक्षित है? कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आप देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। देखिए, ईवीएम को लेकर के चर्चाएं बनी रहना बहुत स्वाभाविक है और ये अभी ईवीएम का सवाल नहीं उठा, इसके पहले भी उठा है और जो सरकार की इस समय जो सत्ता में पार्टी है उसने भी इस सवाल को उठाया है और बहुत बड़े पैमाने पर उठाया है, पूरा कैंपेन चलाया है। तो ईवीएम के प्रति एक अविश्वास जैसा एक बना हुआ है और जब अविश्वास होता है तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारा वोट कम पड़े जा करके, तो कहीं ना कहीं ये अविश्वास जो है, जो सरकार का इकबाल था कि लोग बहुत बड़ी हमेशा वोट बढ़ते हैं, जब भी 5 साल बाद वोट हो तो बढ़ेगा नहीं हमारे, वो वोटों में जो कमी आई है तो जाहिर सी बात है कुछ कारण उसमें ईवीएम का भी है। अगर एलोन मस्क जी ने कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसे एआई के थ्रू या हैक करना आसान होता है या किया जा सकता है या इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर ह्यूमन माइंड किसी चीज़ को डेवलप कर सकता है तो ह्यूमन माइंड इसको क्रैक भी कर सकता है। इस पे तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। और ईवीएम पे जिस तरीके से सवाल उठते चले आ रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठे हैं, यूँ ही नहीं उठे हैं, बहुत सारे जगहों पे ऐसे वीडियोस आए हैं जहाँ पर जो है उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाते हैं, तब विपक्ष ने उस पर सवाल उठाया। देखिए, ईवीएम की प्रामाणिकता लगातार चुनावों में सिद्ध हो रही है। चुनाव आयोग भी सिद्ध कर चुका है, जनता भी सिद्ध कर चुकी है और खुद विपक्षी दल भी इस मामले को मानते हैं कि ईवीएम गलत है। परंतु ईवीएम का विवाद जिंदा रखना ये विपक्ष की मजबूरी है और ये हथियार उस समय इस्तेमाल करते हैं जब वो हार जाते हैं इन चुनाव में, तो ईवीएम को ले आते हैं। तो अपनी मजबूरी के लिए, अपने बचाव के रास्ते के लिए उन्होंने ईवीएम जैसे मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि ईवीएम जैसा मुद्दा, ईवीएम का विवाद अब उठाने का कोई मतलब नहीं। तो इस बार प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ विपक्षी पार्टियों का, जिनमें कांग्रेस जो पिछली बार 1 सीट जीती थी वो दोनों ही सीटें यूपी की जीती और उसके अलावा आप देखें तो 5 सीटें और जीती, यानी कुल 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। समाजवादी पार्टी गजब प्रदर्शन, 37 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद आते आते 16-17 तारीख तक ईवीएम बेवफा हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में एक मैटर हुआ जिसके बाद ये कहा गया कि ओटीपी से ईवीएम खुल रही है।
चुनाव आयोग ने इस पूरे बात को खारिज किया और कहा कि ओटीपी से कोई ईवीएम नहीं खुलती है। वहां पर जिस अधिकारी की तरफ से ये बात हुई उस पर भी कंप्लेन हुई, उस पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ तक आते आते एलन मस्क आ गए। एलन मस्क के साथ साथ अखिलेश जी, राहुल जी, और ये पूरा विवाद फिर आ खड़ा हुआ कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से हम इस मसले को और भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रशांत जी स्वागत। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा से, बहुत स्वागत सर आपका भी। और सुरेश मिश्रा जी वरिष्ठ अधिवक्ता है हाईकोर्ट लखनऊ से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सुरेश जी क्या बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर? ईवीएम को लेकर पहली दफा ये रोना नहीं हो रहा है, हालांकि इस बार ये थोड़ा नया है क्योंकि नतीजे आने के चंद दिनों बाद ये पूरी जो वारदात है अब सामने आ रही है। और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब तक उम्मीद थी इसलिए चुप था विपक्ष, लेकिन अब उम्मीद खत्म हो गई इसलिए ईवीएम भी बेवफा हो गई है। दूसरी तरफ एलन मस्क जैसे किरदार बीच में आते हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम जैसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को हटा देना चाहिए, एआई हैक कर सकता है। फिर वहां से चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बात आती है कि किसी तरह के ओटीपी से नहीं खुलता है। ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल होती है, ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है। सुरेश जी, सुरेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 देखिए, ईवीएम का मुद्दा पहले भी साफ हो चुका है। इनकी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। ईवीएम को पहले भी साफ हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सही ठहरा दिया। इस बार ईवीएम 2-2 हजार, 2,500 वोट से लोग जीते हैं। ईवीएम का कोई मुद्दा ही नहीं बचता। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष के पास खटाखट वाली जो बात थी, जो 8500 रुपए प्रतिमाह इनको देने का वादा था जुलाई से, उसको लेकर के इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं। तो विपक्ष जबरदस्ती उसका मुद्दा उठाए। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है, ईवीएम बिल्कुल साफ है। कोर्ट की तरफ से पिछली बार जब इस मामले में दलील दी गई थी तो ये कहा था कि इस तरह के मामले ना उठाए जाएं, इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां की गई थी। और उस वक्त क्या कुछ मसला सामने आया था और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया था, जरा याद दिला दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार के जज कपिल सिब्बल साहब ने भी बता दिया था उसके बारे में। सब एक साथ सारे अपने पार्टियों को बताया था कि इस पूंजी से लेकर के जाइए, उसके सारे कोड नंबर भी बताए गए थे। उस कोड नंबर के तहत ही सारे चुनाव मतगणना हुई। कहीं से कोई ईवीएम में कोई खराबी नहीं पाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। और जब इस पूरे मामले में कहा गया कि ईवीएम ट्रैप हो सकती है, हैक हो सकती है, तब चुनाव आयोग ने इस मशीन को हैक करने के लिए लोगों को बुलावा भी भेजा था। बिल्कुल, जब ईवीएम को हैक करने की बातें आ रही थी तब चुनाव आयोग ने लोगों को बुलावा भी भेजा था कि आ जाइए, करके दिखा दीजिए, तब भी कोई नहीं गया था। करके आइए तो कोई दिखाने पहुंचा। ईवीएम का जब कोई मुद्दा नहीं, खाली बात बाहर शोर करना है, मौके पे कुछ है ही नहीं तो क्या है दिखाएंगे? ठीक है, इनके पास कुछ है ही नहीं है। चलिए वापस लौट रहे हैं आपके पास। प्रशांत जी, फिर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें मतदाताओं के जनादेश पर, जनता की जनादेश पर तो विश्वास है, लेकिन ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और इधर एलन मस्क भी कह सकते हैं कि एआई जैसी तकनीक से ईवीएम हैक हो सकती है। देखिए पारुल जी, ये जो विवाद फिर से कांग्रेस ने एक जिन्न की तरह बाहर निकाला है, इसकी टाइमिंग को आप देखिए। 4 जून को जब परिणाम आते हैं, 4 जून से पहले और इलेक्शन शुरू होने से पहले कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर बीच बीच में संदेह और आशंकाएं जाहिर करता रहा है कि ईवीएम हैक हो जाएगी, ईवीएम से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। लेकिन जब 4 जून को परिणाम आए और विपक्ष को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली, तो उसके बाद से अभी तक आज कल तक कोई भी विवाद इनको ईवीएम में, कोई भी गड़बड़ी ईवीएम में अभी तक नजर नहीं आई थी। ये विवाद फिर से प्रकाश में आया जब एक व्यापारी, जो कि धनाढ्य व्यापारी हैं एलन मस्क, उन्होंने अमेरिका में होने वाले आम चुनावों को लेकर ईवीएम को लेकर संदिग्धता जाहिर की। और उसके बाद संपूर्ण विपक्ष फिर से एक्टिव हो गया और लगातार उस पर ये प्रश्न भी विपक्ष पे उठ रहे थे कि भाई आप, अगर आपके पक्ष में थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है और आपको ऑक्सीजन मिली है तो अब ईवीएम ठीक हो गई। जबकि इसी ईवीएम से 2004 में विपक्ष जीता, 2009 में विपक्ष जीता, 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। सपा कह रही है कि है तो वो एक मशीन ना,
मशीन से गड़बड़ भी हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई बार इस बार तो वोट कम पड़े हैं, वो भी ईवीएम की वजह से, वो बता रहे हैं। नहीं, बात विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मशीन है और उसको लेकर आपत्ति करने विपक्ष पूरा गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कौन सी बात मानी? भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं जाएंगे आप। और जो एलन मस्क ने कहा है कि एवरी मशीन कैन बी हैक्ड, तो उस पर हमारे मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो यूरोप में और अमेरिका में ईवीएम मशीनें बन रही हैं वो इंटरनेट कनेक्टेड होती हैं। भारत में जो मशीनें हैं वो एक कैलकुलेटर की तरह हैं, वो उनका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं होता और उनको किसी तरीके से हैक किया भी नहीं जाता, वो सेल्फ मोड में होती हैं। लेकिन विपक्ष को अगर दिक्कत है और कोई शक है या शक शुबा जैसी कोई चीजें जनता के मस्तिष्क में है, तो उस पर कुछ तो हल निकालना होगा ना सर। ऐसे ही सिर्फ ये कह देने से ये मसला हल तो नहीं होगा। देखिए, पहले एक व्यवस्था थी, विपक्ष को दिक्कत थी कि उसमें पर्ची किसी और की निकल आती है। अब वीवीपैट की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? और सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे, इन्होंने कहा कि 100% वीवीपैट पर्ची मिलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को किसी नई व्यवस्था से ऐतराज नहीं है। आप अगर कोई अच्छी इससे बेहतर व्यवस्था ला सकते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो आप लाइए। सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ने बार बार चैलेंज किया कि आप कोई भी आईटी प्रोफेशनल अपना लाइए और हमारी मशीन को हैक करके दिखाइए। तब तो विपक्ष कभी नहीं गया, न कोई इनका आईटी प्रोफेशनल गया। ठीक है, लौट रही हूँ। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि ये विपक्ष की सबसे बड़ी मांग क्या है कि वो ईवीएम की जगह बैलेट वोटिंग कराना चाहते हैं। और बैलेट वोटिंग का जो हाल था पिछले चुनाव में, पिछले आजादी के बाद से अब तक, वो हमने सबने देखा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जाहिर की थी कि भाई आप बैलेट वोटिंग का वक्त हम लोग भूले नहीं है। ईवीएम उससे बेहतर विकल्प है। रविंद्र जी, ईवीएम को लेकर जो एक तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 4 तारीख तक की लग रहा था लोगों को कि इस मामले को लेकर दोबारा इस तरह की बातें होंगी, लेकिन बहुत दिनों बाद अभी एक साइलेंट टॉपिक फिर से उठ खड़ा हुआ है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्यों गिला शिकवा है ईवीएम से? अब तो आपकी इतनी सारी सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में। ईवीएम का जो बृहद स्तर पर प्रयोग हो गया पारुल जी, वो 2004 में हुआ जी। जब 2004 में प्रयोग होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील पीएन लेखी इस पे सवाल उठाते हैं कोर्ट में जाकर। 2009 में चुनाव हार जाने पे लाल कृष्ण आडवाणी जी बड़ी प्रेस वार्ता करके इसका विरोध करते हैं ईवीएम का। 2010 में भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को बुला के ये बताती है कि ईवीएम हैक हो सकता है। 2010 में ही इनके एक प्रवक्ता थे जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब लिख दिया, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन ईवीएम बी ट्रस्टेड। वो किताब लिख दिया, उसमें ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि ईवीएम हैक होता है। उसमें कुछ मिशिगन के रिसर्चर्स को बता दिया। 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम के जरिए होलसेल में फ्रॉड हो सकता है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वीवीपैट लगाने की मांग करते हैं, जो स्वीकार कर ली जाती है। 2017 में मध्य प्रदेश की भिंड जिले के अटेरा विधानसभा में, वहां पर जब ट्रायल चलता रहता है, रैंडमाइजेशन बोलते हैं, तो कोई भी बटन दबाया जाता है तो कमल का पर्ची निकलती है, वहां के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम का विरोध है। ये जो पूरी हिस्ट्री मैंने बता दिया, हम ईवीएम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ईवीएम किन्हीं भी हालत में सुरक्षित नहीं है लोकतांत्रिक देशों के लिए। अगर सुरक्षित होती तो पश्चिम के देश, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, पश्चिम के कोई भी डेवलप्ड देश ईवीएम यूज नहीं करते, वहां बनने का तो सवाल ही नहीं है। ना अमेरिका करता है, ना फ्रांस करता है, ना इंग्लैंड करता है, ना जर्मनी करता है। क्यों नहीं करता? उनके लिए तो और आसान चीज थी ये। क्यों नहीं करता? करता कौन है? भारत, भूटान, मालदीव, ब्राजील, फिलीपींस, जो विकसित है या अर्धविकसित देश हैं। तो अगर हर चीज में हम विकसित देशों की तरफ देखेंगे तो इस चीज में क्यों विकसित देशों की तरफ नहीं देख सकते? और सबसे बड़े विरोधी तो ईवीएम के यही रहे हैं। पूरी पुस्तक लिखी है, अगर जब वो पुस्तक पढ़ी जाएगी जीवीएल नरसिम्हा राव जी वाली, तब पता लगेगा कि कैसे इन्होंने प्रूव किया है कि ईवीएम में फ्रॉड हो सकता है। मिशिगन के रिसर्चर्स ने ईवीएम में फ्रॉड कर करके दिखाया है। तो हम ईवीएम का प्रशांत जी के पास वापस जा रहे हो, राजेंद्र जी उसके बाद आपके पास। प्रशांत जी, पहले ही आपके नेताओं ने ही इन बातों को रखा था और अब अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है
तो फिर आपको अपने नेताओं से भी पूछना चाहिए कि उस वक्त क्या गड़बड़ी थी जो विपक्ष को अभी भी नजर आ रही। देखिए, जब 2004 और 9 की बात ये कर रहे हैं, 2004 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था इस देश में, ठीक है, और हम भी उसकी टेक्नोलॉजी से उतना परिचित नहीं थे, हमारे अंदर भी संदेह था, लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव हुए और उसकी निष्पक्षता सामने आने लगी तो हमने उसका विरोध नहीं किया। हमने जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई उसका स्वागत किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज अगर इनके पास कोई बेहतर विकल्प है, विपक्ष के पास कोई बेहतर विकल्प है, बूथ लूटने वाली जो व्यवस्था पहले रही है, मतपेटी लूटने वाली व्यवस्था रही है, उसके अलावा तो ये लाएं, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, उसका कोई ऐसा विकल्प दें, हम स्वागत करेंगे। राजेंद्र जी, हम ईवीएम पे नहीं अड़े हैं। ठीक है, ये जो कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं 99 करीब पहुंची, ये ईवीएम हैक होने की वजह से पहुंची या फिर ईवीएम सही थी इसलिए पहुंची? देखिए पारुल जी, अभी रवीन जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल फैक्ट है। मैं उनसे अपने आप को जोड़ते हुए, हो सकता है 99 की जगह 150 भी हो सकती थी कांग्रेस की, है ना। तो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, और किसी भी मशीन को चलाने वाला आदमी है तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें जो है हैंग नहीं हो सकती या उसमें किसी प्रकार की जो है टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल जो है सिरे से खारिज करता हूं मैं इस बात को कि उसमें कोई भी किसी तरीके का जो है बदलाव या कुछ भी इस तरीके का हैंग नहीं हो सकता। अभी ये जो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो 1998-99 में पहली बार एक बम्पर तरीके से जो है ईवीएम का जो है प्रयोग किया गया था, और तब बीजेपी ही जीती थी, लेकिन जब बीजेपी 2004 में हार गई तो ये जो है आपको ज्ञान नहीं है। एक सेकंड रुकिए। और ईवीएम का रोने लगे, और इन्होंने जो है पूरी तरीके से ईवीएम पे इतना बड़ा प्रदर्शन किया। इन्हें तो इस देश में कोई भी टेक्नोलॉजी मंजूरी नहीं थी। राजीव गांधी जी जब इस देश में दूरसंचार और तमाम कंप्यूटर वगैरह जब लेके आए थे, तब भी इन लोगों ने जो बैलगाड़ी और दुनिया भर के जो है ऐसे काम करे थे, तो इनको तो किसी टेक्नोलॉजी पे भरोसा ही नहीं था। लेकिन आज आपको नहीं है क्योंकि आप विपक्ष में आ गए हैं, ऐसा कहूं? नहीं, इन्हें आज ईवीएम पे इतना भरोसा कैसे हो गया? लेकर आने वाले प्रभु आप ही तो थे, आप ही ने तो इंट्रोड्यूस की थी, राजीव जी ने तो इंट्रोड्यूस की थी। हम लेके आए थे, लेकिन आगे चल के ये खामियां होंगी या इस तरीके से ये भी हो सकता है, तो उस पर विचार करना चाहिए। भाई सारी मशीनरी आज सरकारी मशीनरी इनके पास है। आपने चुनाव में भी देखा होगा किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, ईवीएम हो या चुनाव हो, तमाम तरीके की सरकारी मशीनरियां। तो ये बताइए कि उसके बाद जब खामियां आपको दिखाई दी, आप लोगों ने जब आरोप लगाए, तो राहुल जी को चुनाव आयोग ने बुलाया था ना, क्या ये हैक करके देखिए, 3 बार बुलावा भेजा था, गए क्या राहुल जी? नहीं, हैक करने क्यों नहीं गए? देखिए, जब वहां एक मशीन रखी, पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। अरे तो एक ही को ट्रैप करके दिखा देते ना, उसमें कुछ तो निकलता। पारुल जी, हो सकता है जो वहां पर मौजूद रहा हो, जो वहां पे मौजूद मशीन हो, उसमें इस तरीके का, लेकिन किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आपको बुलाया गया तो आपको जाकर देश दुनिया के सामने ये साबित कर देना चाहिए था कि आप कितने सही हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि आप अपने एक्सपर्ट बुला लीजिए, ये रख लेते आप तर्क कि भाई ये ईवीएम नहीं, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। अभी भी तो आप तर्क रख रहे हैं ना। जरूरी नहीं है वो उसी तरीके से, हमको और भी तरीके हैं। तो 543 पूरे देश में सीटें हैं। आपने कौन से तरीके से अंदाजा लगाया कि आपके पास इतनी सारी सीटें इस बार आ गई, और वो कौन सा तरीका था जो बीजेपी की सीटें इस बार कम कर गई? नहीं, ये तो जनता ने जनादेश दिया। अच्छा, वो जनादेश ईवीएम में ही कैद हुआ होगा ना सर? पारुल जी, हो सकता है जनता ने इससे बढ़ चढ़ के जनादेश दिया हो। और पिछली बार जब आप ईवीएम को लेकर त्राही कर रहे थे, तब कौन सी जनता थी? नहीं, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन पे किसी भी तरीके का भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब हमारे जो हाईकोर्ट के मित्र अधिवक्ता जी बैठे हुए हैं, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरी तरीके से एक बीजेपी का जो है, कोर्ट ने जब कहा कि अब इस मामले में
विपक्ष कोई टिप्पणी ना करे, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। एक सेकंड रुकिए सुरेश जी, एक सेकंड आ रही हूँ, वापस आप ही के पास आ रही है, बोल लीजिए। इस देश की 140 करोड़ जनता चाहती है कि मत पत्र से चुनाव हो, तो फिर ये बीजेपी बार बार क्यों नकार तो रही फिर है कि मत आपको पत्र इसको से- लेकर कैंपेन चलाना चाहिए कि 140 करोड़ जनता चाहती है, या फिर इस जीत को आपको जो अभी जो सीटें मिली उस जीत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दे दीजिए देश दुनिया को संदेश। चुनाव से पहले ये कैंपेन चला था, और तो फिर आप इस जीत को या अपने राज्यों में हुई जीत को स्वीकार कैसे कर सकते हैं सर? फिर आपको वहां कैंपेन चलाना चाहिए ना, एक दुनिया को संदेश दीजिए कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है। वहां जहां आपकी सरकारें बन जाती हैं वहां आप हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं उसी जनादेश। आज देखिए, आज विदेश में एलन मास्क भी कह रहे हैं, और धीरे धीरे किसी भी चीज पे क्रांति आती है, और हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में देश में क्रांति आ जाए, और इस देश की जनता जो है मत पत्र से जब चुनाव चाहती है तो हो ठीक है, सकता है सुरेश जी उसमें के कुछ ऊपर क्योंकि क्रांति आपने कर दे। सवाल किया तो उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। वो कुछ कह भी रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। कहिए सुरेश जी। जी हमारा कहना है भाई साहब के बातों से ये कहना कि जहां जहां 2-4 हजार 5,000 होती थी वहां ईवीएम सही थी। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जी ने बुलाया, वहां पिटीशन दाखिल हुई, वहां बुलाया गया कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी पक्ष क्यों नहीं वहां जाके बताए कि ईवीएम गलत। आज ईवीएम गलत हो गई। अरे इनका कुल मिला इनका मेन मुद्दा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री ना बन सके। नहीं, जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब बीजेपी इस पे सवाल खड़ा कर रही थी, जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी इस पे सवाल खड़ा कर रही थी, क्या आप उस समय का भी तो जिक्र किए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी इस पे सवाल खड़ा कर रही थी। आज तो जनता भी सवाल खड़ा कर रही है ना। आज केवल पूरे विपक्षी मामले में सवाल नहीं अगर एक खड़ा कर बड़ा रहा। आंदोलन या बड़ा अभियान छेड़ना है रविंद्र जी, तो कोई एक्शन या कोई अभियान चलाना पड़ेगा। एक जगह रुकिए रविंद्र जी, तो कोई अभियान तो चलाना पड़ेगा। ऐसे ही आप सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अगर इस तरह की मुहिम चलाएंगे तो इससे, अगर आपके लिए ही कहूं तो इस तरह से आपको कोई सक्सेस मिलने वाली नहीं है। सिर्फ एक प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पर चलता रहेगा, लेकिन असल में कोई हल चाहिए तो कुछ तो अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाकर इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। पारुल जी सहमत है आपकी बात से, और हम लोग हमारे पास कोई ऐसा आईटी सेल तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रोपोगंडा सेल। हम लोग जो काम करते हैं बूथ लेवल पे जाके करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का 70% जो उपस्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को समझाना पड़ेगा, और हम समझा रहे हैं, अभी से नहीं समझा रहे हैं, 2 साल हो गए हमको समझाते हुए, और ये आंदोलन का शेप लेगा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को करेक्ट कर दें कि ईवीएम, जो पहला ईवीएम यूज हुआ था 1982 में हुआ था, केरल में हुआ था, परूर विधानसभा में हुआ। लोकसभा आम चुनाव की बात करिए तो परूर में हुआ था, और अगर उस बात को आ रहे हैं प्रशांत जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। परूर में उसको प्रयोग किया गया था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अनुच्छेद 59 से लेके 61 तक के कारण उसको रोक दिया गया था। सर, क्योंकि वहां पर ईवीएम से रविंद्र जी आपने भी सरकारें चलाई हैं, इसी ईवीएम से देश में सरकारें बनी हैं, गई हैं, और इसी ईवीएम पर विपक्ष ने, और अभी सत्ता पक्ष जो था वो भी विपक्ष में रहते हुए आवाज उठा चुका है, लेकिन उसका हल क्या निकला? अब मैं आपको बता रहा सफाया हूं। हो गया उत्तर प्रदेश से? नहीं ना। आपका अच्छा प्रदर्शन रहा क्या कांग्रेस का सफाया हो गया उत्तर प्रदेश से? नहीं ना। जनता का जनादेश रहा। राहुल गांधी जी ने तो और वाहवाही की कि प्रियंका गांधी जी लड़ती तो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हरा देगा। किस बेस पर, किस दम पर ये सब बातें कर पा रहे हैं आप लोग? बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझ लीजिए। 79 सीट्स ऐसी हैं लोकसभा की जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4000 या 4000 से कम वोटों से जीती हुई है। जब मास वोटिंग होती है, एक तो फिक्स पहली है बार हुआ है ईवीएम कि का। एक मत से या एक सीट से कोई इधर से उधर हो गया हो? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो एक सेट है कि इतने, जैसे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 4000 वोट से जीतेगा, 3000 वोट से जीतेगा, लेकिन जब विपक्ष का उम्मीदवार जीतेगा तो 30,000 वोट से जीतेगा, 2 लाख वोट से जीतेगा, 2.5 लाख वोट से जीतेगा। तो उसकी एक सेटिंग है कि इतना अगर वोट पड़ेगा तो इतना वोट बीजेपी के पाले में जाएगा, उसके बाद से और जाएगा। जब हम ज्यादा वोटिंग करा, विपक्ष को बुलाया गया था ना चुनाव आयोग की तरफ से, तब कोई नहीं गया, तो फिर उंगलियां उठती हैं ना कि सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप साबित नहीं कर पाते। ठीक है, प्रशांत जी के पास जाने, क्योंकि आपका चंद मिनट है मेरे पास, मैं प्रशांत जी को दे दूं। प्रशांत जी कहिए, समय कम है सर। मैं कह रहा हूं कि ये 4 जून को परिणाम आने के बाद अभी जो मुंबई के चुनाव को लेके जो रविंद्र वाइकर शिवसेना के
जीते हैं 48 वोट से, उनको लेकर जो विवाद शुरू हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष, पूरा इंडी गठबंधन अभी तक उसको लेकर क्यों कोर्ट में नहीं गया 4 जून से अभी तक? अगर इसमें कोई उनको संदिग्धता थी, कोई चैलेंज था, कोई दिक्कत थी, तो अभी तक क्यों बैठे हैं? या मीडिया पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं? और राजेंद्र जी, कोर्ट जाएंगे क्या? अब जा रहे हैं कोर्ट राजेंद्र जी? अभी तक जरूरत पड़ेगी हमको जनता के दरबार में। नहीं तो अब कहाँ से जरूरत पड़ेगी? नतीजे आ गए, नतीजों के 1 हफ्ता हो चुका, आप जाएंगे क्या कोर्ट? ऐसा कुछ सोचा है? अगर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी कोर्ट भी जाएंगे, हमको जनता की अदालत में। सर्वोच्च अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने भी ये कह दिया कि इस तरह की बातें अब ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश हमारा लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें लोकतंत्र पर ही सवाल उठाती हैं। सवाल ये कि ईवीएम से सरकारें बनी भी हैं, गिरी भी हैं और दोबारा उन्हीं पार्टियों के सरकारें बनी भी हैं, लेकिन सवाल ईवीएम पर उठते रहे हैं। और अब दोबारा 4 तारीख के बाद दोबारा ईवीएम बेवफा हो गई, लेकिन जब वफा की थी तब भी ये सिला दे रही है विपक्षी पार्टियां। तो ये थोड़ा सा लगता है कि जब आपको इतनी सीटें जिता दी, ईवीएम ने वफा कर दी, तब भी आप उसे बेवफा और दगाबाज कह रहे हैं। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।